नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इस समय टीजीटी परीक्षा, पीजीटी परीक्षा एवं सब इंस्पेक्टर पुलिस की परीक्षा का फॉर्म निकला हुआ है और जिसमें लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। इस परीक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था तथा सामान्य विधि शामिल है, जिसकी तैयारी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और टॉपिक वाइज जैसे मैं पहले बता दूंगा कौन सा टॉपिक किस परीक्षा में आएगा, तो उसके दृष्टिगत सारे वीडियो बनाए जाएंगे। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रिएम्बल, जो कि सब इंस्पेक्टर पुलिस में टीजीटी और पीजीटी तथा असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं में यह अनिवार्य रूप से आएगा। सब इंस्पेक्टर पुलिस का जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का टॉपिक है, उसका पहला टॉपिक प्रस्तावना उद्देशिका में है, उद्देशिका का है। इस टॉपिक में सारे आयाम आच्छादित कर लिए जाएंगे, जिससे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अंकित है, जिसको आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल में आप पहुंचेंगे, जहां पर आपको प्रस्तावना एवं उद्देशिका से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको यदि आपने सॉल्व कर लिया तो फिर प्रस्तावना से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा परीक्षा में पूछे जाने पर, चाहे सब इंस्पेक्टर पुलिस का हो, टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो। यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभदायी होंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देश्य का। देखिए, हमारे संविधान विदों ने हमारे संविधान को प्रारंभ करते समय एक प्रिएम्बल बनाया, जैसे कि उसको कोई भी अगर आपकी किताब होती है, कोई भी आपका चैप्टर होता है, उसमें प्रस्तावना लिखा जाता है, उस प्रस्तावना को उन्होंने अंकित किया। आपके स्क्रीन में वो प्रस्तावना नहीं है, लेकिन मैं आपको सभी लोगों को प्रस्तावना पता होता, प्रस्तावना का सार आपके स्क्रीन में है। इससे जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आपका प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी उद्देशिका है और इस उद्देशिका का महत्व इतना अधिक है कि इसके बारे में बड़े बड़े विचारकों ने अपने विचार उद्गारित किए हैं। तो इसके सामान्य समझ के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने उद्देशिका को अमेरिका से लिया है, क्योंकि अमेरिका के संविधान का शुरुआत भी उद्देशिका से होती है। और जो एक पैटर्न है उद्देशिका का, जिस पैटर्न में हमने अपने संविधान में लिखा है, वो पैटर्न हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो उद्देशिका को संविधान का प्रस्तावना कहते हैं और विधि शास्त्री N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का सार कहा था, एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक वर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो भी मैंने ये वीडियो बनाया है, इसका एक एक शब्द परीक्षा में आ गया है और आ चुका है और आएगा। ठीक है, अब आती है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का उल्लेख है, लेकिन उद्देशिका का थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड भी जाना पड़ेगा। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है और जिसकी अध्यक्षता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में नेहरू जी कर रहे थे।
जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 पेपर में पूछ देता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, जो हमारे उद्देश्य का स्वीकार की गई है संविधान में, उसको कब प्रस्तुत किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया था। ठीक है, तो प्रस्तुत करने के दिनांक पूछता है और पारित करने का दिनांक पूछता है, और पूछता है इसको स्वीकार कब किया गया। तो आपको पता ही है, हमारे उद्देश्य का हम लिखा ही है कि 26 नवंबर 1949 को हम इसे अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान के द्वारा जब स्वीकार किया गया था कुछ अनुच्छेदों को, तभी हमने अपने प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था। ठीक, अब ये जो हमारा प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना में 3 शब्द बाद में जोड़े गए। तो क्वेश्चन पूछ देगा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, किस सन में जोड़े गए, कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएगा। तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप उनको सॉल्व करिएगा। अगर आप 25 क्वेश्चन में से 20+ फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप कर जाते हैं तो समझ लीजिए आपको प्रस्तावना की अच्छी जानकारी हो गई है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। याद कर लीजिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक, अब आता है कि उद्देश्य का कि 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। देखिए ये जो भी वर्ड लिखे हुए हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। उद्देश्य का हमको भारत की ताकत बताता है कि भारत में जो ताकत है वो जनता पर निहित है। ये संविधान जो दिया गया है जनता को समर्पित है, ये उद्देश्य का बताता है। यह भी कहता है कि जो हमारा राष्ट्र है वो संप्रभु है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है और गणतंत्र है। ठीक है, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र है, ये इसकी हमारी राष्ट्र की प्रकृति बताता है। इसको अभी हम विस्तार से आगे बता देंगे। संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना है। ठीक, संविधान की उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अब आते हैं इनके शब्दों का मतलब। ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में हर एक शब्द का एक लाइन में अगर आपको अर्थ याद रहेगा तो आप अनिवार्य रूप से सही करके आएंगे। संप्रभुता का मतलब है कि भारत का ना तो कोई मालिक है, भारत ना तो किसी के अधीन है, भारत ना तो किसी का उपनिवेश है। ठीक है, भारत की जनता भारत की मालिक है, भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में दोनों में स्वतंत्र है। ठीक, नंबर दूसरा समाजवादी। ये समाजवादी शब्द को मैंने ऊपर पहले बता दिया, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यहाँ समाजवादी जो है वो रूस का समाजवाद नहीं है, वो एक प्रकार का कम्युनिज्म नहीं है कि राष्ट्र की सारी संपत्ति को सबसे गरीबों में बांट दिया जाएगा। यहाँ पर समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों काम करेंगे और इसका उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता और अवसर की असमानता को दूर करना होगा। ठीक है, अगला इसकी विशेषता उद्देश्य का कि पंथनिरपेक्षता, यानी कि राष्ट्र का, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। राष्ट्र सभी धर्मों को समान रूप से स्टेटस देगा और समान रूप से इम्पोर्टेंस देगा, सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं भारत में किसी धर्म को उठाने के लिए फंड दिया जाए और किसी धर्म को समाप्त करने के लिए उसके अधिकार छीने जाए, क्योंकि हमें अनुच्छेद 24-25 से हमको धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अगला है लोकतांत्रिक, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में बता दिया गया है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है। कैसा डेमोक्रेटिक है? डायरेक्ट डेमोक्रेटिक नहीं है कि सीधे जनता प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को हटा दे। हमारी जो लोकतंत्र है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से हम जनता के माध्यम से कुछ प्रतिनिधियों को संसद भेजते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे मांगों को, हमारी इच्छाओं के अनुरूप नीतियों का निर्माण करते हैं। तो हमारा लोकतंत्र कैसा है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक है, प्रत्यक्ष नहीं।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, सीधे पब्लिसिटी होती है, सीधे सीधे आपको वोटिंग होती है, रिकॉल करने की पावर होती है, डायरेक्ट वोट करके किसी भी प्रतिनिधि को आप पद से हटा सकते हैं। हमारे देश में हर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव होता है, राज्यसभा चुनाव होते हैं 6 साल बाद, उसी के माध्यम से ही हम किसी को चुनाव प्रतिनिधि से बाहर कर सकते हैं या उसको निर्वाचित कर सकते हैं। अगली विशेषता है गणतंत्र। हमारा देश रिपब्लिक है, गणतंत्र है। हमारे देश का प्रमुख आनुवांशिक नहीं है। रिपब्लिक का आशय पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि ऐसा राष्ट्र जिसका कोई भी जो मुखिया हो वो हेरिडिटी ना हो, आनुवांशिक ना हो। जैसे जापान वगैरह में है कि आनुवांशिक रूप से जो राजा पद पर बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री तो निर्वाचित आता है लेकिन राष्ट्रपति आनुवांशिक होता है। हमारे यहाँ का जो मुखिया है, संवैधानिक मुखिया है, वो निर्वाचित होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। और गणतंत्र में 2 बातें शामिल होती हैं, राजनीतिक संप्रभुता भारत की जनता में निहित होता है और न कि किसी पद में। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ का निर्वाचित मुखिया है, प्रमुख है, लेकिन फिर भी गणतंत्र का मतलब कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो भारत की जनता पर निहित है। ठीक है, और यहाँ पर बिना भेदभाव के भारत की जनता के लिए सभी पद खुले हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है। न्याय, इसकी एक विशेषता है न्याय। इसमें क्वेश्चन पूछ देगा आपके एसआई में, टीजीटी, पीजीटी में कि जो जस्टिस है इसमें भारतीय प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता पूछ लेगा कि किस प्रकार की, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, या इन 4 स्वतंत्रताओं में से एक स्वतंत्रता को हटा देगा, कहेगा कि इसमें से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है और कौन कौन स्वतंत्रता शामिल है। तो आप याद करके रखिएगा, स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, कौन कौन स्वतंत्रता है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक। समता का आशय हमारे उद्देश्य का बताया गया है, समाज के किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक, कोई भी प्रिविलेज सोसाइटी या ग्रुप नहीं है हमारे देश के संविधान में। भारत में नागरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक शामिल है। समता में क्या क्या शामिल है? नागरिक, सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, 3 प्रकार की इक्वलिटी शामिल है। आप इसको रट के रखिएगा, आपके प्री परीक्षा में अगर आएगा तो आप बताइए कि 3 प्रकार की हमारी समता है। बंधुता का मतलब भाईचारा है। बंधुता व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता शामिल है। बंधुता में क्या क्या शामिल है? व्यक्ति की गरिमा, यानी कि फ्रेटर्निटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की गरिमा को ध्यान रखा जाए। भाईचारा तो हो लेकिन व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखते हुए, और उस भाईचारा से राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं खत्म होनी चाहिए। अखंडता शब्द आपके 1942 में संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है। अब आता है उत्तेजका के संबंध विचार। कभी कभी कोट आते हैं और ये कहा जाता है ये कोट किसने कहा है। तो ध्यान रहे कि के.एम. मुंशी साहब ने हमारे उत्तेजका को, प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली, एक शब्द याद कर लीजिएगा, इन्होंने जन्म कुंडली कहा था होरोस को। और ठाकुर दास जो भार्गव थे उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। एक और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं हिदायतुल्ला, उन्होंने भी इसको आत्मा कहा था संविधान की। और एक विधि शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का की नोट है। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी पेपर में आती है, तो आप याद रखिएगा कि किसने क्या क्या कहा था। अब आता है बात इसके बारे में कि क्या उद्देश्य का हमारा जो प्रस्तावना है यह संविधान का पार्ट है। तो इसके 2 विवाद आते हैं। एक मामला है बेरूबारी यूनियन मामला 1960। बेरूबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल संविधान का अंग नहीं है, यानी कि इसको आपका प्रस्तावना के रूप में लिखा गया है, आप कभी भी प्रेम्बल का इशू न्यायालय में नहीं लेकर आएंगे। ठीक है। फिर 1973 में जब केशवानंद भारती का मामला आया तो बेरूबारी में कह दिया गया था
कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती मामले में इस बेरुबारी के जजमेंट को पलट दिया गया और कहा गया कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल संविधान का अंग है। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यह भी कहा कि कभी भी हम अगर संविधान को पढ़ेंगे तो हम उद्देशिका के आलोक में, उद्देशिका के आदर्शों को, उद्देशिका के विचारों को ध्यान में रखते हुए ही हम संविधान को पढ़ेंगे। इनका कहना का मतलब ये था कि यदि जजमेंट करते समय कोई भी समस्या आती है तो हम उद्देशिका को जरूर पढ़ें। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब बेरुबारी में कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और केशवानंद भारती 1973 के मामले में कह दिया गया कि आपका प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है कि पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल की स्थिति क्या है संविधान में। तो एक बार ध्यान रखना, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि केशवानंद भारती में कहा गया था कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि उद्देशिका इज नॉट जस्टिशिएबल, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। इसका आशय केवल इतना है कि उद्देशिका में कही गई किसी बात के लागू ना होने के कारण कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जाएगा। संविधान के किसी अन्य अनुच्छेदों को लेकर तो आप कोर्ट जाएंगे, लेकिन उद्देशिका के विषय को उठाकर आप कोर्ट नहीं जाएंगे कि उद्देशिका में ये लिखा हुआ है और ये हमारे साथ लागू नहीं हो रहा। क्योंकि जो चीज उद्देशिका में लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं संविधान के अन्य अनुच्छेदों में लिखा हुआ है, तो आप उस अनुच्छेद को फॉलो करते हुए कोर्ट जाएंगे। यानी कि आप उद्देशिका के आधार पर न्याय के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। नंबर 2, उद्देशिका प्रश्न आता है क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? तो ये कहा गया कि आपके इसी केशवानंद भारती मामले में कि उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं। जैसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द जोड़ा गया था? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, तो इसको जब जोड़ा गया तो इसका मतलब संशोधन किया जा सकता है, कुछ जोड़ा जा सकता है, कुछ घटाया भी जा सकता है, हटाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रिन है, उसके अंतर्गत रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का आशय ये है कि आप संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो महत्वपूर्ण अंग है, जो महत्वपूर्ण शब्द है जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक, उद्देशिका में जो शब्द लिया गया है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, जिसको बोलते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और हमारे ये उद्देशिका फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति जो कि सोवियत संघ की 1917 में क्रांति हुई थी, इससे प्रभावित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने आपको आज प्रियम्बल बताया, और ये एसआई, सब इंस्पेक्टर, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का कष्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।